महाराष्ट्र इलेक्शंस और आईपीएल ऑक्शंस को काफी टाइम हो चुका है, लेकिन लोग अभी भी इनके रिजल्ट्स पर यकीन नहीं कर पा रहे। कांग्रेस को महाराष्ट्र की जनता ने वैसे ही इग्नोर किया है जैसे फ्रेंचाइजीज ने ऑक्शन में पृथ्वी शॉ को किया था। लोकसभा में जंप मारने के बाद कांग्रेस असेंबली पोस्ट में वैसे ही गिर रही है जैसे ये भाई साहब। सवाल यह भी उठ रहा है कि अब उद्धव ठाकरे के करियर का क्या होगा, लेकिन जब संजय राउत से इस बारे में पूछा जाता है तो उनका यही रिएक्शन होता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। कुछ लोग ईवीएम में गड़बड़ी की बातें कर रहे हैं तो कुछ लोग वोटिंग परसेंटेज पे ही सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि शाम 5 बजे के बाद वोटिंग परसेंटेज इतनी तेजी से कैसे बढ़ गई, कुछ तो गड़बड़ है दया। दरअसल वो ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह मुंबई इंडियंस ने लास्ट मोमेंट पे अर्जुन तेंदुलकर को अनसोल्ड रहने से बचा लिया, उसी तरह शाम को वोटिंग में गड़बड़ी करके इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी को बचा लिया। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। बट ऑपोजिशन वाले भी क्या करें, ईवीएम का रोना पुराने कैसेट की तरह कितनी बार बजाए, कुछ नया मांगता है, इसलिए वोटिंग परसेंटेज में हेरफेर की बात हो रही है। मतलब खुद के अलावा सबकी गलती है। रिसेंटली एक रिपोर्ट में यह बताया गया कि कांग्रेस वालों ने इंटरनल सर्वे कराया था और उसमें यही पता चला था कि पार्टी की हालत खराब है, पर इस बारे में कांग्रेस वाले चुप रहना पसंद करते हैं और अब कांग्रेस वाले बैलेट पेपर से वोटिंग चाहते हैं। हमको होना बैलेट पेपर पे वोट बस। ये वही कांग्रेस है जिसके महान नेता राजीव गांधी कभी बैलेट पेपर से हुए इलेक्शन में भी बीजेपी की जीत पर सवाल उठाया करते थे। डेमोक्रेसी है भाई, सबको कुछ भी बोलने का हक है। यही नहीं, ईवीएम पर इतना बवाल मचा कि सुप्रीम कोर्ट में किसी ने पीआईएल डाल दी और कहा कि जज साहब इलेक्शन तो बैलेट पेपर से ही होना चाहिए, और जज साहब ने पीआईएल के साथ वही किया जो हम बासी सब्जी के साथ करते हैं, पीआईएल को उठा के कचरे के डब्बे में फेंक दिया और कहा गेट आउट। प्रॉब्लम ये नहीं है कि ईवीएम पर सवाल उठाए जा रहे हैं, प्रॉब्लम यह है कि सिर्फ हारने पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं। मान लेते हैं कि मशीन है, टैंपरिंग का स्कोप हो सकता है जैसा इलॉन मस्क ने भी कहा था, लेकिन ऑपोजिशन ईवीएम पर सवाल वही उठाता है जहां उसकी हार होती है। जम्मू कश्मीर से लेकर झारखंड तक ईवीएम सही काम कर रही है, बस महाराष्ट्र में गड़बड़ी हो गई। अब बीजेपी वाले तो ये भी सवाल पूछ सकते कि वायनाड में प्रियंका गांधी ईवीएम से ही जीत करके आई है या लूडो में किसी दूसरे प्लेयर की गोटी काट के। वैसे ये सब तो मेन प्लेयर्स थे, कुछ के साथ तो महाराष्ट्र में और भी बुरा हुआ, जैसे कि एक्टर कम इन्फ्लुएंसर कम बिग बॉस कंटेस्टेंट एजाज खान, जिन्होंने चुनाव लड़ा था। भाई के इंस्टाग्राम पे 5 मिलियन फॉलोअर्स है, पर इलेक्शन में वोट सिर्फ 155 मिले। अब ये भी ऑपोजिशन की तरह ये कह सकते हैं कि इलेक्शन ईवीएम या बैलेट पेपर से नहीं बल्कि इंस्टाग्राम पे होना चाहिए। डेमोक्रेसी है, सबको कुछ भी कहने की आजादी है। लेकिन महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को हराने के लिए बीजेपी सारा क्रेडिट संजय राउत को दे रही है। उनका कहना है कि अगर संजय राउत ने उल्टे सीधे स्टेटमेंट नहीं दिए होते तो बीजेपी का जीतना इम्पॉसिबल था। वेल, वी ऑल्सो अग्री। राउत साहब हमेशा लीक से हटकर बातें करते हैं। अब बताइए ना, महाविकास अघाड़ी की हार का ठिकरा उन्होंने सीजीआई चंद्रचूड़ पे फोड़ दिया। ये जो नतीजा है उसके लिए जिम्मेदार अगर कोई होगा महाराष्ट्र की जो नुकसान हुआ है वो जस्टिस चंद्रचूड़ है। संजय राउत इलेक्शन रिजल्ट के एक हफ्ते के बाद एक्स पर प्रियंका गांधी का स्वागत करते दिखे, जो पार्लियामेंट में शपथ ले रही थी। राउत साहब ने लिखा, शेरनी संसद आ गई है। बताइए, कभी बाला साहब ठाकरे को महाराष्ट्र का शेर कहा जाता था, जो कांग्रेस से नफरत करते थे, आज उनके नेता कांग्रेस की नेता को शेरनी कह रहे हैं। वैसे इस इलेक्शन में महायुति की जीत की सबसे बड़ी वजह एकनाथ शिंदे की लाडली बहन योजना को बताया जा रहा है, जिसके अंडर महिलाओं को पर मंथ 1500 रुपए दिए जाते हैं। किसी जमाने में वोटर्स को पैसा देना पोल कोड वायलेशन माना जाता था, इसलिए अब उसे स्कीम का नाम दे दिया जाता है। चाहे महाराष्ट्र में लाडली बहन हो या झारखंड में मैया सम्मान स्कीम, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करो और इलेक्शन जीतो। कभी मोदी जी खुद इसको रेवड़ी कहा करते थे और अब हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। वैसे महाराष्ट्र में कौन सीएम बन रहा है, ये अपडेट आपको इस फोटो से मिल सकती है। इसमें एकनाथ शिंदे का फेस देख के साफ लग रहा है कि उन्हें कॉन्सोलेशन प्राइस से ही संतोष करना पड़ा। महाराष्ट्र में सीएम कौन होगा इसका पता नहीं चल रहा, लेकिन झारखंड में हेमंत सोरेन चौथी बार सीएम बन गए हैं। इससे साफ पता चलता है कि इंडिया अलायंस और एनडीए अलायंस बुरी तरह अलग है। एनडीए इलेक्शन बहुत आसानी से जीत जाती है, लेकिन उसे सीएम चुनने में बहुत वक्त लगता है, जबकि इंडिया अलायंस इलेक्शन बहुत मुश्किल से जीत रही है, पर उसका सीएम बड़ी जल्दी चुना जाता है। अब चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है बड़ा ब्लंडर। कौन कहता है कि इंडिया में काम टाइम पे नहीं होता है? ठीक है, ट्रेन लेट से आती है, फिल्मों में पुलिस भी लेट से आती है, यहां तक कि कोर्ट में केसेस भी लेट तक चलते रहते हैं, तारीख पे तारीख। पर कुछ केसेस में जज साहब फैसला सनी देओल की तरह ताबड़तोड़ सुना देते हैं।
जैसे संभल में शाही मस्जिद का केस, सुबह पिटीशन फाइल हुआ और कुछ घंटे में ही सर्वे का ऑर्डर आ गया, यहां तक कि शाम तक सर्वे भी हो गया। बट कोई तेजी से काम कर रहा है, इस पे भी लोगों को आपत्ति है। अब क्या किया जाए? कोर्ट के फास्ट फैसले के बाद वहां वायलेंस हो गया और कुछ लोग मर भी गए। कायदे से तो ये देखकर शांति की उम्मीद करनी चाहिए थी, पर यूपी के इस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी से राजस्थान में भी कुछ लोग इंस्पायर हो गए और वहां हिंदू सेना ने ऐसे ही सर्वे के लिए अजमेर के सिविल कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दिया, जिसे कोर्ट ने एक्सेप्ट भी कर लिया। पिटीशन में कहा गया कि अजमेर शरीफ दरगाह शिव मंदिर के मलबे से बनाई गई है और प्रूफ के तौर पर साल 1911 में एक रिटायर्ड जज की लिखी किताब का जिक्र किया गया है। मैं भी कोई किताब ला लूंगा तो कल जाके मैं किसी के इबादतगाह बोल दूं कि वो मस्जिद थी। संभल और अजमेर के बाद सवाल उठ रहा है कि आखिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का क्या होगा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के मुताबिक 15 अगस्त 1947 को यानी देश की आजादी के टाइम पर जो पूजा स्थल जिस धर्म का था वो आगे उसी का रहेगा। अब इसी कानून को बेस बनाकर लोग सिविल कोर्ट को भी घेर रहे हैं कि उन्होंने बिना कानून पढ़े सर्वे का ऑर्डर कैसे दे दिया। लगता है कोर्ट कंगना रनौत से ज्यादा ही इंस्पायर्ड है, क्योंकि उनके मुताबिक तो देश को आजादी भी 1947 में नहीं बल्कि 2014 में मिली थी। तो कैसा प्लेस, कैसी वर्शिप और कैसा एक्ट। राम मंदिर के फैसले के बाद ये उम्मीद थी कि अब मंदिर मस्जिद का मुद्दा खत्म हो जाएगा। इवन आरएसएस के मोहन भागवत ने भी कुछ ऐसा ही कहा था। लेकिन रोज एक मामला निकालना नया, ये भी नहीं करना चाहिए। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है? हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? बट अब तो भागवत जी की बातों को भी लोग इग्नोर कर दे रहे हैं। ऐसे सिचुएशन में लोग सुप्रीम कोर्ट की तरफ आस लगाए बैठा करते थे, पर जब से सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मॉस्क में सर्वे अलाउ कर दिया है, तब से मुस्लिम लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। सरकार कुछ करे या नहीं, लेकिन ऐसे केसेस के बाद कुछ लोग काफी बिजी हो जाते हैं क्योंकि उनको एक्स्ट्रा काम मिल जाता है। जैसे पुलिस को दंगा कंट्रोल करने का काम, जेसीबी को दंगे के बाद लोगों का घर गिराने का काम, कोर्ट को पुलिस और सरकार को बुलडोजर जस्टिस के लिए डांटने का काम, सोशल मीडिया यूजर्स को मीम बनाने का काम। इतना काम सरकार दे रही है और काम चोर लोग कह रहे हैं कि मेरे पास काम ही नहीं है। मुहिमान, एक बार फिर बात आईपीएल की कर लेते हैं। इस बार आईपीएल ऑक्शन में जो हुआ उसे देख के इंडियन पेरेंट्स अपने टीनेज बच्चों का जीना मुहाल कर सकते हैं। यस, बिहार से आने वाले 13 साल के वैभव सूर्यवंशी को राजस्थान रॉयल्स ने 1 करोड़ 10 लाख में खरीदा, यानी 13 साल का लड़का करोड़पति बन गया। ये देखकर लोग खुद से ही पूछ रहे हैं कि आखिर मैं 13 साल की उम्र में क्या कर रहा था। आप जो भी कर रहे थे कमेंट में जरूर बताइएगा। इस बार ऋषभ पंत 27 करोड़ में बिके और आईपीएल हिस्ट्री में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी बन गए, लेकिन इसमें से इन्हें लगभग 8 करोड़ का टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, यानी खेले कोई भी जीतेगी तो निर्मला ताई ही। रिसेंटली रणबीर कपूर ने बताया कि उनकी वाइफ आलिया भट्ट को ये नहीं पता कि किशोर कुमार कौन है। या तो वो झूठ बोल रही है या फिर क्यूट बनने की कोशिश कर रही है, क्योंकि किशोर कुमार उनके पापा महेश भट्ट के फिल्मों में गाना गा चुके हैं। तो इतना तो पता ही होगा, और अगर वो सच बोल रही है तो फिर किशोर दा हम शर्मिंदा है। Well, that's all for now. If you like this video, share it with your friends and family. Do not forget to subscribe to our channel India Today and Ask Them.